तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 58 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था ज़ाओची एम्परर के पास जाता है, ज़ोरो से अपने बाप के पास लेकर जाती है, उसे बताती है कि ये एक डिवाइन डॉक्टर होने का दावा करता है, यहाँ पर आपको चेकअप करने के लिए आया है, मुझे इस लड़के पर पूरा भरोसा है। ज़ाओची एम्परर से कहता है मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी बीमारी का इलाज ढूंढ सकूं, मुझे जरा अपना हाथ दिखाएं। तो एम्परर जब उसके सामने अपना हाथ करते हैं, ज़ाओची उसकी वेन्स को फील करता है, वो उसकी पल्स को चेक करता है। एम्परर से कहते हैं तुम तो बहुत ज्यादा यंग हो, क्या वाकई में तुम एक डिवाइन डॉक्टर कहला सकते हो, तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी और एक जीनियस भी हो। चलो ठीक है, अगर मेरी बेटी को तुम्हारे पर भरोसा है तो तुम चेकअप कर सकते हो। ज़ाओची अपनी परफाउंड एनर्जी को एम्परर की बॉडी के अंदर वेन्स के जरिए से भेजता है और कहता है मैं अपनी परफाउंड एनर्जी को आपकी मेरिडियंस के अंदर भेजने वाला हूँ और इससे पता करूंगा कि आपकी बॉडी में ऐसा क्या चल रहा है, ये आपको रेजिस्ट करने की जरूरत नहीं है। ज़ाओची अपना एग्जामिनेशन पूरा करने के बाद एम्परर से कहता है एम्परर तो क्या आपकी बॉडी के ऊपर कोई कट का निशान है, कोई ऐसा कट का निशान जो 3 से 4 इंच लंबा हो और वो काफी अरसे से हो, यानी कि कम से कम 3 साल पुराना हो। एम्परर से कहते हैं हाँ ये बात तो ठीक है, मेरी बॉडी के ऊपर एक स्कार का निशान है और वो इतना ही लंबा है, 3 से 4 इंच का, वो भी पूरे 3 साल पहले का है। ज़ोरो से कहती है जूनियर ब्रदर जुन, मुझे ये बताओ तुमने फादर को चेकअप किया है तो तुम्हें क्या पता चला, क्या तुम्हें पता चला कि मेरे फादर को कौन सी बीमारी है। ज़ाओची से कहता है हाँ मुझे पता चल गया है कि तुम्हारे फादर को क्या है, तुम्हारे फादर को ना तो कोई बीमारी है, ना ही इन्हें कोई पॉइजन दिया गया है, ना ही जैसा कि डॉक्टर गू ने कहा था कि इनकी लाइफ वेन डैमेज हो चुकी है, ऐसा भी नहीं है, इनकी लाइफ वेन बिल्कुल ठीक ठाक है। बल्कि एम्परर की बॉडी के अंदर किसी ने एक पैरासाइट को दाखिल किया है, वो किसी ने खुद जानबूझकर इनकी बॉडी के अंदर इम्प्लांट किया हुआ है, जो कि इनकी लाइफ एसेंस को खा रहा है, वो इनकी वाइटैलिटी को निगलता जा रहा है ताकि ये 5 साल के अरसे में मर जाएं। ये पैरासाइट बहुत सा स्पेशल पैरासाइट होता है, इसे डिवाइवरिंग लाइफ बाइंडिंग पैरासाइट कहा जाता है। जब ये किसी की बॉडी के अंदर एंटर कर दिया जाता है तो वो उसकी बॉडी के अंदर उसके हार्ट के करीब वेन्स के अंदर बैठ जाता है, वहीं पर वो सारे उसके ब्लड को पीता रहता है, साथ साथ उसकी वाइटैलिटी और उसकी लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब करता है। इसकी वजह से इंसान स्लोली मरना शुरू कर देता है और किसी को भी उसकी बीमारी के बारे में पता नहीं चलता कि इसे क्या मसला है। पर ज़ाओची से कहते हैं जैसा कि तुमने कहा, अगर वाकई में इस दुनिया में इस तरह का कोई पैरासाइट कीड़ा होता है, इंसान की बॉडी के अंदर से उसकी लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब कर सकता है। फिर डॉक्टर गू जो कि अपने आप को एक सेंट डॉक्टर कहते हैं, पिछले 3 साल से मेरा एग्जामिनेशन कर रहे हैं, उन्हें इस बार में पता क्यों नहीं चला कि मेरी बॉडी के अंदर एक पैरासाइट है, कि तुमने कोई गलती कर दी है। ज़ाओची उनसे कहता है एम्परर मुझे लगता है कि आप मेरी बात के ऊपर भरोसा नहीं करेंगे क्योंकि मेरी एज काफी ज्यादा कम है और आपको मैं किसी भी एंगल से एक डॉक्टर नहीं लग रहा हूँ, लेकिन आपको मेरे पर भरोसा करना चाहिए, मैं अपनी बात को साबित कर सकता हूँ। इसलिए मुझे आपका एक छोटा सा ऑपरेशन करना होगा कि चेस्ट के ऊपर जहाँ पर वो छोटा सा कट का निशान है, उस जगह के ऊपर एक छोटा सा कट लगाऊंगा और वहाँ से वो कीड़ा बाहर निकलेगा और आप सभी लोग अपनी आंखों से उस कीड़े को देख सकते हैं। ज़ोरो अपने फादर से कहती है फादर मुझे इस लड़के के ऊपर पूरा भरोसा है, आप इसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, मुझे इसके करैक्टर के ऊपर भी पूरा भरोसा है, जहाँ पर आपको नुकसान नहीं पहुँचाएगा, आप इसको इजाजत दे दें कि ये आपकी बॉडी के ऊपर छोटा कट लगा कर दिखा दे। एम्परर जल्दी से अपनी शर्ट उतार देते हैं और वहीं पर लेट जाते हैं, जबकि ज़ाओची अपनी परफाउंड एनर्जी को रिलीज करते हुए उनकी चेस्ट के ऊपर एक छोटा सा कट लगाता है। जब ज़ाओची वहाँ पर एक कट लगाता है तो उस कट के अंदर से एक छोटा सा कीड़ा बाहर निकलता है। पूरा उस छोटे कीड़े को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, जबकि एम्परर भी उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है। उनकी बॉडी के अंदर से वाकई में एक पैरासाइट बाहर निकलता है। ज़ाओची अपनी परफाउंड एनर्जी को यूज करते हुए फिर से उस कीड़े को उसी की बॉडी के अंदर डाल देता है और ऊपर से उस जख्म को भी बंद कर देता है। ज़ोरो से कहती है ज़ाओची जी तुम क्या कर रहे हो, इस कीड़े को जल्दी से बाहर निकाल दो, कहा कि ये कीड़ा बहुत ज्यादा खतरनाक है और ये मेरे फादर की बीमारी की वजह है, तो इसको बाहर निकाल दो ताकि ये मेरे फादर बिल्कुल ठीक हो जाएं। ज़ाओची से कहता है नहीं मैं इसको बाहर नहीं निकाल सकता, अगर मैंने इस कीड़े को अभी बाहर निकाल कर मार दिया तो तुम्हारे फादर भी इसके साथ ही मर जाएंगे, ये कीड़ा तुम्हारे फादर की ब्लड वेन्स के साथ जुड़ा हुआ है। पर गुस्से के साथ चिल्लाकर कहती है ऐसा कौन कर सकता है, कौन है ऐसा जिसने मेरी बॉडी के अंदर इस पैरासाइट को छोड़ा है। ज़ाओची एम्परर से कहता है एम्परर जरा अपने ज़हन पर जोर डालकर देखें, मुझे लगता है कि आपको सच्चाई के बारे में पहले से पता है, लगता है कि 3 साल पहले जिसने भी आपकी बॉडी के ऊपर कट का निशान लगाया था उसी ने इस कीड़े को आपकी बॉडी के अंदर डाला है। ज़ोरो कहती है ऐसा नहीं हो सकता, ये वाला कट तो डॉक्टर गू ने लगाया था, डॉक्टर गू ने मेरे फादर की मदद की थी, इनकी बॉडी के अंदर काफी सारा आइस कोल्ड ब्लड था, उस ब्लड को निकालने के लिए उन्होंने इसकी चेस्ट के ऊपर ये इंसिजन की थी। भाई डॉक्टर गू का ऐसा क्या मकसद हो सकता है, वो इस कीड़े को मेरे फादर की बॉडी के अंदर क्यों डालेंगे। ज़ाओची की बात सुनने के बाद कहते हैं मैं समझ गया, पिछले 3 साल से डॉक्टर गू यहाँ पर मेरा इलाज कर रहा है, लेकिन उसने कभी भी इस बारे में नहीं बताया कि मेरी बॉडी के अंदर एक पैरासाइट है जो मेरी लाइफ फोर्स को छीन रहा है, जो अब्जॉर्ब कर रहा है, कि उसी ने तो इस कीड़े को मेरी बॉडी के अंदर डाला है, आखिर वो यहाँ पर अपने प्लान को फ्लॉप क्यों करेगा। ज़ोरो अपने फादर से कहती है लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि डॉक्टर गू ऐसा क्यों करेंगे, वो तो एक डॉक्टर है, मरीज की जान बचाना उनका फर्ज है। कि हमारी इंपीरियल फैमिली की सिविल वॉर में वो भी शामिल हो चुके हैं, उन्हें भी इंपीरियल फैमिली में कोई गद्दी चाहिए। एम्परर ज़ाओची से कहते हैं बेटा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अगर तुम मुझे ये सब कुछ नहीं बताते मुझे लगता है कि अपने मरने से पहले इस बारे में कभी नहीं जान पाता कि मेरी बॉडी के अंदर इस पैरासाइट
को किसने डाला और मैं किसकी वजह से मरने वाला हूँ। जहाँ पर डॉक्टर गू का शुक्रगुजार होकर मरता है कि वो मेरा इलाज कर रहा है। एम्परर जाओची और अपनी बेटी से कहते हैं, क्या तुम्हें पता है कि ये सभी लोग मुझसे डरते क्यों हैं? मेरी बैक स्पोर्ट में हिमली स्वर्ड विला के लोग हैं, वो सेक्टर मेरी बैक स्पोर्ट है, वजह से सभी दूसरे सेक्टर मुझसे बहुत ज्यादा डरते हैं और वो मेरे ऊपर डायरेक्टली हाथ नहीं डालते, डायरेक्टली मुझे मार नहीं सकते। जाओची भी हिमली स्वर्ड विला का नाम सुनते ही बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है, हिमली स्वर्ड विला तुम्हारे ब्लू विंड एम्पायर का सबसे नंबर 1 सेक्टर है। एम्परर से कहते हैं, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, ये हिमली स्वर्ड विला वही है। हिमली स्वर्ड विला सेक्टर के लोगों का ताल्लुक हिमली स्वर्ड रीजन के साथ है। ये 4 बड़ी सेक्टर लैंड में से एक लैंड है, इसी वजह से उनकी बैक स्पोर्ट मुझे हासिल है। मेरे उनके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, बाकी ये सभी सेक्टर इसी वजह से मुझसे डरते हैं और मुझे रास्ते से हटाना चाहते हैं। उसी वक्त एक नौकर अंदर आता है और एम्परर से कहता है, एम्परर हिमली स्वर्ड विला के यंग मास्टर यहाँ पर आपसे मिलने के लिए आए हैं, लगता है कि वो आपको इनविटेशन देने के लिए आए हैं, वो इस वक्त बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं। एम्परर अपनी बेटी से कहते हैं, लगता है कि वक्त आ चुका है पार के टूर्नामेंट के लिए, वो लोग हमें इनविटेशन देने के लिए आए होंगे, मैं तो वहाँ पर जा नहीं सकता, जाओ जाकर तुम ही यंग मास्टर से मिल लो। साथ ही वो जाओची से कहती है, जाओची अगर तुम हिमली स्वर्ड विला में इंटरेस्टेड हो तो मुझे लगता है कि तुम्हें भी मेरी बेटी के साथ वहाँ पर जाना चाहिए, तुम उनके यंग मास्टर से मिल सकते हो। रही बात मेरी बॉडी के अंदर इस पैरासाइट की, तो मैं चाहता हूँ कि तुम इस बारे में किसी को कुछ भी मत बताना, डॉक्टर को जिस तरह मेरा इलाज कर रहे हैं इसी तरह चलने दो। जाओची और ज़ूरो अपने फादर को वहीं पर छोड़कर बाहर आ जाती हैं, तो हिमली स्वर्ड विला का यंग मास्टर उनका बाहर इंतजार कर रहा होता है। यंग मास्टर का नाम लिंग जुन होता है और उसके साथ उसका छोटा भाई होता है जिसका नाम लिंग जी होता है। ये दोनों यहाँ पर ब्लू विंड एम्पायर में एम्परर से मिलने के लिए आए हैं ताकि ये इनविटेशन दे सके होने वाले कंपटीशन का। यंग मास्टर प्रिंसेस को वहाँ पर देखते ही कहता है, मैं हिमली स्वर्ड विला का यंग मास्टर लिंग जुन हूँ। उसके सामने झुकते हुए उसे रिस्पेक्ट देता है, जबकि जाओची उसके बारे में उसको देखकर सोच रहा होता है। हालांकि ये बंदा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है और ऊपर से ये एक यंग मास्टर है, लेकिन ये दूसरे एरोगेंट लोगों की तरह बिल्कुल भी नहीं है। कम से कम इसके अंदर तमीज तो है कि प्रिंसेस के सामने किस तरह पेश आना है। ज़ूरो से कहती है, बिग ब्रदर जून, मैंने तो नहीं सोचा था कि इतने अरसे के बाद तुम्हें दोबारा देखूंगी, तुम पर्सनली यहाँ पर आए हो, काफी अरसे के बाद हम लोग मिल रहे हैं। यंग मास्टर लिंग जून उसे कहता है, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी ऑनर की बात है, मैं यहाँ पर तुमसे पर्सनली मिलने के लिए आया हूँ, मैं एक बार फिर से प्रिंसेस को देख सका हूँ। उसी वक्त छोटा लिंग जी जल्दी से भागता हुआ प्रिंसेस के सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, तो क्या ये वाकई में वही प्रिंसेस है जिसके बारे में ब्रदर तुम बात करते रहती हो कि ये प्रिंसेस बहुत ज्यादा खूबसूरत है? ना तुमने बताया था ये तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। तब भाई उसे खींचते हुए पीछे ले जाता और कहता है, लिटिल जी ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें इस तरह रूडली बात नहीं करनी चाहिए, तुम इस वक्त एम्परर के पैलेस में हो, ये एक प्रिंसेस है। तो लिंग जून प्रिंसेस से कहता है, प्रिंसेस मेरे छोटे भाई को माफ करना क्योंकि ये अभी सिर्फ एक 15 साल का बच्चा है, इसी वजह से इसे मैनर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसके मुंह में जो आता है ये बोल देता है। तो लिंग जी अपने बड़े भाई से कहता है, ब्रदर तुम यहाँ पर ऐसा क्यों कह रहे हो कि मैं एक बच्चा हूँ, मैं तो 16 साल का होने वाला हूँ, मैंने यहाँ पर गलत क्या कहा? तुमने कहा था प्रिंसेस खूबसूरत है और प्रिंसेस तो वाकई में बहुत ज्यादा खूबसूरत है। ज़ूरो भी उसे कहती है, लिटिल ब्रदर तुम भी काफी ज्यादा क्यूट हो, मुझे लगता है कि जब तुम बड़े हो जाओगे तो बहुत सारी लड़कियां तुम्हारे आगे पीछे घुमा फिरा करेंगी। लिंग जी उसकी बात सुनते ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और साथ ही शर्माते हुए उसे कहता है, बिग सिस तुम भी काफी ज्यादा खूबसूरत हो, मैं बड़ा हो जाऊंगा, क्या तुम मेरे साथ शादी करोगी? उसका भाई चिल्लाकर उसे कहता है, लिटिल जी क्या तुम पागल हो गए हो, ये किस तरह की बकवास कर रहे हो? जल्दी से फिर से पीछे खींच लेता है और प्रिंसेस से कहता है, प्रिंसेस प्लीज इसे माफ करना, मैंने कहा ना ये बहुत ज्यादा मुंह फट है, इसके मुंह में जो आता है ये बोल देता है। कि उसी वक्त हमारा जाओची आगे बढ़ता है, प्रिंसेस का हाथ पकड़ता है और उनसे कहता है, तुम दोनों को यहाँ पर आपस में बहस करने की जरूरत नहीं है, जाओ जाकर अपने छोटे भाई के लिए कोई और लड़की ढूंढो क्योंकि प्रिंसेस ने तो अपने लिए पहली दूल्हा ढूंढ लिया है। लिटिल जी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जाओची से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी प्रिंसेस को मुझसे छीनने की? तुम्हारे साथ फाइट करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, मेरे साथ फाइट करो, देखते हैं कि हम में से कौन जीतेगा, मुझे अपनी प्रिंसेस वापस चाहिए। जाओची उसकी बात सुनते ही उसे कहता है, तुम तो बस एक छोटे से बच्चे हो, मुझे तुमसे डरने की क्या जरूरत है, अगर तुम्हें मुझसे फाइट करनी है तो फिर ठीक है हम लोग फाइट कर लेते हैं। कि यहीं पर मोली की एंट्री होती है। मोली जाओची से कहती है, ये लड़का सिर्फ 15 साल का है, ये समझकर इसको कम मत आंकना, मुझे लगता है कि अगर तुम दोनों यहाँ पर फाइट करोगे तो तुम बहुत ही आसानी के साथ इस लड़के से हार जाओगे क्योंकि इसकी परफॉर्म एनर्जी तुमसे बहुत ज्यादा है और इसका कल्टीवेशन लेवल भी तुमसे इससे ज्यादा है। ये अपनी स्पिरिट परफॉर्म ड्राम के 3rd लेवल पर है जबकि तुम ट्रू परफॉर्म लेवल के 2nd लेवल पर हो। मुझे लगता है कि अगर तुम यहाँ पर अपने सारे के सारे सीक्रेट आर्ट्स और अपनी सारी की सारी स्ट्रेंथ को भी यूज कर लो तब भी तुम इस छोटे लड़के को फाइट में नहीं हरा पाओगे। मुझे ये बात सुनते ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और सोच रहा होता है क्या वाकई में ये छोटा लड़का इतना ज्यादा पावरफुल है। लिंग जी जल्दी से अपनी तलवार निकाल लेता है और जाओची से कहता है, चलो बिग ब्रदर जल्दी से फाइट करते हैं, अभी अभी कहा कि तुम मुझे बड़ी आसानी से हरा दोगे तो चलो अब जल्दी से फाइट के लिए रेडी हो जाओ, अपना वेपन निकालो क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हें तब तक तुम्हारे चेहरे के ऊपर पीटने वाला हूँ जब तक तुम्हारा चेहरा एक पिग की तरह लाल नहीं हो जाता। उसका बड़ा भाई उसे कहता है, लिटिल जी ये तुम क्या कर रहे हो, हम लोग इस वक्त इंपीरियल पैलेस में हैं, हम लोग यहाँ पर फाइट नहीं कर सकते। तो जाओची उसे कहता है, ठीक है बिग ब्रदर तुम्हें यहाँ पर इसको समझाने की जरूरत नहीं है, हाँ ये बात ठीक है कि हम लोग इंपीरियल पैलेस में हैं, हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली फाइट नहीं
नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ पर एक जेंटल मेथड यूज करते हैं। हम दोनों ही क्योंकि स्वर्ड यूजर हैं। मैं यहाँ पर प्रपोज करता हूँ, मैं यहाँ पर तुम्हारी 3 स्ट्राइक्स को ब्लॉक करूंगा, तुम अपनी पावरफुल 3 स्ट्राइक्स को यूज करो। अब क्या तुम ऐसा कर सकते हो? लिटिल जी से कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं ऐसा कर सकता हूँ। जी यहाँ पर 3 स्ट्राइक्स की जरूरत भी नहीं है, मैं एक ही स्ट्राइक में तुम्हें डेर कर दूंगा। जाओची से कहता है चलो ठीक है, फिर यहाँ पर एक शर्त लगाते हैं। मैं यहाँ पर तुम्हारे तीनों टैक्स को ब्लॉक नहीं कर पाता और मैं हार जाता हूँ। तुम जितना चाहे उतना प्रिंसेस को चेस कर सकते हो, तुम्हारे रास्ते से हट जाऊंगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर तुम्हारे तीनों टैक्स को ब्लॉक कर लिया तो उसके बाद तुम हमेशा के लिए मुझे अपना बॉस कहोगे। लिटिल जीव से कहता है ठीक है, मुझे तुम्हारी कंडीशंस एक्सेप्टेड हैं, क्योंकि तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल मुझसे बहुत ज्यादा लो है, तो मैं तो तुम्हें बड़ी आसानी से हरा दूंगा। वैसे भी ये मेरे लिए बहुत बड़ी शर्म की बात होगी कि अगर मैं तुम्हारे जैसे लो कल्टीवेशन वाले बंदे से हार जाऊं। अगर मैं यहाँ पर तुमसे हार जाता हूँ, तुमने कहा कि मैं तुम्हें बॉस कहूंगा, मैं तो हारने पर तुम्हें पापा भी कह सकता हूँ। तो यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 58 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या लिंगजी वाकई में जाओची को हरा पाएगा या फिर हमारा जाओची इस लड़के से हारने वाला है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।